कहानी की शुरुआत फरवरी 1976 में जिबूती से होती है, जहाँ एक स्कूल बस हमेशा की तरह बच्चों को स्कूल ले जाने के लिए आती है। बस के अंदर सभी बच्चे बहुत खुश होते हैं और खेलते हैं। दूसरी तरफ जेन एंडरसन नाम की औरत को दिखाया जाता है, जो एक स्कूल के अंदर जाती है। जेन एक टीचर होती है और वो वहाँ पर बच्चों को पढ़ाती है। जेन क्लास में पहुंचकर सभी बच्चों की किताबों को उनके डेस्क पे रखती है, जिसे देखकर पता चलता है कि जेन बहुत ही विचारशील है। उधर स्कूल बस बच्चों को स्कूल ले जाने के लिए उन्हें अलग अलग जगहों से पिकअप कर रही होती है। तभी अचानक आतंकवादियों का एक ग्रुप बस के अंदर घुस जाता है। उन आतंकवादियों की ग्रुप का लीडर बरखाद नाम का एक आदमी होता है, जो बस ड्राइवर के ऊपर गन को तान देता है और उससे उन्हें बॉर्डर तक ले जाने के लिए कहता है। तभी एक आदमी बस में बैठे अपने बच्चे को बाय करने के लिए अपने घर की छत पे जाता है, लेकिन जैसे ही वो आतंकवादियों को बस में देखता है तो समझ जाता है कि वे लोग बस को हाईजैक करने वाले हैं। वो आदमी बस के पीछे पीछे भागता है, लेकिन तब तक बस वहां से निकल चुकी होती है। दूसरी तरफ जेन क्लास में बच्चों का वेट कर रही होती है, लेकिन ज्यादा समय बीतने के बाद जब उसकी क्लास में कोई भी बच्चा नहीं आता है तो वो परेशान हो जाती है और स्कूल के बाकी क्लास में बच्चों के बारे में पता करने लगती है। उधर बॉर्डर की तरफ जाते समय एक बच्चा आतंकवादियों से पूछता है कि वे लोग उन्हें लेकर कहाँ जा रहे हैं और वो लोग कितनी देर में स्कूल पहुंचेंगे। बच्चे की इस बात को सुनकर एक आतंकवादी बहुत गुस्सा हो जाता है और उस बच्चे को एक जोरदार थप्पड़ मारता है। इसके बाद वो बस में मौजूद सभी बच्चों से चुप रहने के लिए कहता है और कहता है कि अगर उन लोगों ने ऐसा नहीं किया तो वो सभी को जान से मार देगा। थोड़ी देर के बाद आर्मी को बस का पता चल जाता है और वे लोग बस का पीछा करने लगते हैं। बस का ड्राइवर जैसे ही आर्मी को बस का पीछा करते हुए देखता है तो वो बस को स्लो करने लगता है, लेकिन तभी बरखाद उसके सर पर बंदूक को तान देता है और उससे कहता है कि अगर उसने बस को स्लो किया तो वो उसका सर गोली से उड़ा देगा। इतना सुनने के बाद बस का ड्राइवर बस को तेजी से भगाने लगता है और पीछे से सभी आतंकवादी आर्मी की गाड़ी पर गोलियां चलाने लगते हैं। गोलियों की आवाज सुनने से बस में मौजूद सभी बच्चे बहुत डर जाते हैं और थोड़ी देर के बाद बस सोमालिया बॉर्डर के करीब पहुंच जाता है। तभी आर्मी वॉकी टाकी की मदद से अपने सोल्जर से बॉर्डर को बंद करने का ऑर्डर दे देते हैं। बॉर्डर पर सोल्जर्स बस को रोकने के लिए स्पाइक स्ट्रिप को बिछा देते हैं, जिससे जैसे ही बस उसे पार करता है तो बस का टायर पंक्चर हो जाता है और अनकंट्रोल होकर सड़क से नीचे उतर जाता है। उधर सोमालिया का बॉर्डर भी बंद हो जाता है और इधर फ्रांसीसी आर्मी के सोल्जर भी वहां पर आ जाते हैं। यह सब देखकर बरखाद को बहुत गुस्सा आता है और वो बस ड्राइवर को पकड़कर उससे कहता है कि वो फ्रांसीसी आर्मी के पास जाकर उनको बताए कि वो लोग इन्हें जाने दें, नहीं तो ये लोग बस में मौजूद सभी होस्टेस को जान से मार देंगे। ड्राइवर बस से बाहर निकलकर आर्मी के पास जाता है और उन्हें बताता है कि अगर आर्मी पीछे नहीं हटती है तो वो लोग क्या करने का प्लान बना रहे हैं। बच्चों को होस्टेज बनाने के बाद बस अब फ्रांसीसी बॉर्डर और सोमाली के बॉर्डर के बीच में होती है। इसके बाद हम आंद्रे ग्रेवल नाम के एक आदमी को अपनी वाइफ और बेटी के साथ एक हॉस्पिटल में देखते हैं, क्योंकि उसकी बेटी को थोड़ी सी चोट लगी होती है। थोड़ी देर के बाद हॉस्पिटल के फोन पर आंद्रे को एक कॉल आता है, जिसके बाद वो हॉस्पिटल से निकल जाता है। हॉस्पिटल से जाने के बाद उसकी मुलाकात मिशेल नाम की एक औरत से होती है, जो उसे बस के हाईजैक होने के बारे में सारी जानकारी बताती है। वो उसे बताती है कि कैसे 21 बच्चों को दो बॉर्डर के बीच में होस्टेज बनाकर रखा गया है। मिशेल उसे बताती है कि उसने वहां पर एक मिलिट्री एडवाइजर को भेजा है और वो आंद्रे को भी एक स्पेशल यूनिट के साथ वहां भेजने का प्लान बना रही है। वो उसे बताती है कि वहां जाने के बाद जब तक उसे कोई ऑर्डर ना दिया जाए तब तक उसे कोई भी एक्शन नहीं लेना है। दूसरी तरफ बच्चों की टीचर जेन को जब ये पता चलता है कि उसकी स्टूडेंट होस्टेज सिचुएशन में है तो बहुत घबरा जाती है। इसके बाद जेन फ्रांसीसी बॉर्डर पे जाती है और वहाँ के अफसर्स को बताती है कि वो होस्टेज बच्चों की टीचर है और वो बस में बच्चों के पास जाना चाहती है, क्योंकि सभी बच्चे बहुत घबरा गए होंगे। अफसर जेन को बच्चों के पास जाने से मना कर देता है, लेकिन तभी फेवराट नाम का एक जनरल वहाँ पर आ जाता है और जनरल फेवराट के आने की वजह से अफसर का ध्यान भटक जाता है, जिससे जेन को बस की तरफ जाने का मौका मिल जाता है और वो वहाँ से भागकर बस की तरफ जाने लगती है। दूसरी तरफ फरखाद जब जेन को उसकी तरफ आता हुआ देखता है तो एक बच्चे को मारने की धमकी देकर उसे रुकने के लिए कहता है, जिसके बाद जेन उसे बताती है कि वो बच्चों की टीचर है। जेन उसे बताती है कि बच्चों को उनके टीचर की जरूरत है, इसलिए वो उसे बस के अंदर जाने देने के लिए कहती है। जेन उसे यह भी बताती है कि वो फ्रेंच नहीं बल्कि एक अमेरिकन है। जेन की बात सुनकर फरखाद एग्री हो जाता है और उसे बस के अंदर जाने की परमिशन दे देता है। बस के अंदर जाने के बाद जेन सभी बच्चों से पूछती है कि क्या कोई भूखा या किसी को बाथरूम जाना है। इसके बाद सभी बच्चे अपना हाथ उठा देते हैं। दूसरी तरफ फ्रांसीसी स्पेशल टास्क फोर्स जिबूती पहुंच जाती है और अपने मिशन के लिए तैयार हो जाती है। वे लोग आर्मी की गाड़ी से हाईजैक हुए बस की तरफ निकल जाते हैं। उधर शाम हो जाने के बाद जेन बच्चों का हाल जानने के लिए बस के अंदर जाती है। तभी उसकी नजर उस लड़के पे पड़ती है जिसको एक आतंकवादी ने मारा था। इस लड़के का नाम बर्नाल्ड होता है। जेन देखती है कि बर्नाल्ड के चेहरे पर घाव हो गया है और वो उसे कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा।
ये सब देखने के बाद जेन बरखास्त से बात करने के लिए जाती है और उससे कहती है कि जिस बच्चे को तुमने मारा है उसके चेहरे पर घाव हो गया है और अगर उसे जल्दी हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया तो उसका इन्फेक्शन फैल जाएगा। बरखास्त जेन को बताता है कि बच्चा जल्दी ही ठीक हो जाएगा, लेकिन जेन उस बच्चे को हॉस्पिटल ले जाने के लिए आजाद करने के लिए कहती है। बरखास्त जब ये सुनता है तो जेन के सीने पे बंदूक तान देता है और धमकी देता है कि अगर वो उस बच्चे को यहाँ से ले जाना चाहेगी तो वो उस बच्चे को जान से मार देगा। इसके बाद जेन वापस बस के अंदर चली जाती है। दूसरी तरफ हॉस्टेज लोकेशन पर फ्रांसीसी स्पेशल टास्क फोर्स पहुंच जाती है, जहां जनरल उनका स्वागत करता है और उनके टीम के कैप्टन के बारे में पूछता है। आंद्रे जनरल को अपना इंट्रोडक्शन देता है, जिसके बाद स्पेशल टास्क फोर्स के अन्य मेंबर्स को उनके क्वार्टर में भेज दिया जाता है। जनरल आंद्रे से पूछता है कि क्या वो कर्नल गैब्रियल का बेटा है। आंद्रे उसे बताता है कि हाँ, वो कर्नल गैब्रियल का ही बेटा है। इसके बाद जनरल आंद्रे से उसके पिता के बारे में पूछने लगता है। आंद्रे बताता है कि पिछले साल उसके पिता का डेथ हो गया है। इसके बाद आंद्रे और उसके सहयोगी अपने हथियार लोड करने के बाद अपने क्वार्टर में लौट जाते हैं। उसी रात आंद्रे और जनरल बच्चों को बचाने के लिए अपना रेस्क्यू मिशन तैयार करते हैं कि अगर हाईजैकर कोई भी हरकत करते हैं तो उनसे निपटने के लिए आंद्रे को स्नाइपर और हथियार के लिए एक सेफ जगह ढूंढनी होगी। आंद्रे जनरल से हाईजैकर्स के बैकग्राउंड के बारे में पूछता है, जिस पर जनरल उसे बताता है कि यह रेबल ग्रुप चाहता है कि जिबूती सोमालिया में फिर से वापस आ जाए। जनरल उसे बताता है कि हाईजैकर्स के रिक्वेस्ट पर उनके लिए एक अल्टीमेटम जारी किया गया है और अगर उन्हें वो नहीं मिला जो वो चाहते हैं तो वो शाम होने से पहले बच्चों को मार डालेंगे। आंद्रे और जनरल बात ही कर रहे होते हैं कि तभी एक गार्ड जनरल को बस के अंदर की एक्टिविटीज के बारे में इन्फॉर्म करता है। इसके बाद जनरल दूरबीन की मदद से बस की तरफ देखता है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि हाईजैकर्स किसी प्रकार की एक्टिविटी के लिए तैयारी कर रहे हैं। ये सब देखने के बाद टास्क फोर्स एक्शन लेने का फैसला करते हैं और आंद्रे अपने टीम मेंबर्स को किसी भी समय किसी भी खतरे का जवाब देने के लिए रेडी रहने के लिए कहता है। इसके बाद फिलिप और लोरका नाम के 2 स्नाइपर्स फील्ड में अपना पोजीशन ले लेते हैं, जबकि आंद्रे और कैप्टन अपने हथियारों को छुपाने और रखने के लिए एक सेफ जगह की तलाश में निकल जाते हैं। आंद्रे कैप्टन से दूर हो जाता है और बस की तरफ चला जाता है। उधर जेन एक हाईजैकर के साथ बाथरूम करने के लिए बस से बाहर निकलती है और जैसे ही वो आंद्रे को बस के पीछे छिपा हुआ देखती है तो चीख पड़ती है, लेकिन आंद्रे उसे चुप रहने का इशारा कर देता है। इससे पहले कि हाईजैकर जेन की आवाज सुनकर बस के पीछे पहुंचता, उससे पहले ही जेन उसे झूठ बोल देती है कि उसने एक सांप को देख लिया था, जिससे वो डर के चीख पड़ी थी। अब जेन हाईजैकर के साथ बस के अंदर चली जाती है। तभी सोमाली बॉर्डर की आर्मी बस की तरफ लाइट्स को ऑन कर देती है, जिससे आंद्रे सबकी नजर में आ सकता था क्योंकि उसके पास छिपने के लिए कोई भी अच्छी जगह नहीं थी। इसके बाद आंद्रे तुरंत सीधे अपने क्वार्टर की तरफ भागने लगता है, लेकिन सिचुएशन तब और भी खराब हो जाती है जब फ्रांसीसी बॉर्डर भी अपनी लाइट्स ऑन कर देती है। आंद्रे वहां से किसी तरह हाईजैकर से बचकर निकल जाता है। ये सब देखकर पियरे और जॉर्जेस नाम के 2 स्नाइपर्स कैंप का इंस्पेक्शन करने जाते हैं और वहां के गार्ड से लाइट्स को ऑफ करने के लिए कहते हैं। जब गार्ड्स उनसे इंक्वायरी करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो लोग फ्रांसीसी स्पेशल टास्क फोर्स के मेंबर हैं। इसके बाद वे लोग जॉर्जेस को बूढ़ा फगोट कहकर उसका मजाक बनाने लगते हैं और उन्हें वहां से जाने के लिए कहते हैं। जब वे लोग वहां से जाने से मना कर देते हैं तो उनमें से एक गार्ड जॉर्जेस के मुंह पर एक मुक्का मार देता है, जिसके बाद जॉर्जेस एकदम से शांत हो जाता है और अचानक उस गार्ड के ऊपर हमला कर देता है। उधर आंद्रे लाइट्स को ऑफ करने के लिए जनरल से बात करने के लिए जाता है, लेकिन जनरल लाइट्स को ऑफ करने से मना कर देता है। इसके बाद आंद्रे जनरल से उस एरिया के बारे में पूछता है, जिस पर जनरल उन्हें बताता है कि एरिया एकदम से समतल है और किसी भी स्पेसिफिक जगह के बारे में पता लगाना बहुत ही कठिन है। जनरल की बातें सुनने के बाद आंद्रे उसे अपना प्लान बताना शुरू करता है। वो बताता है कि वो एक ही समय में सभी 4 हाईजैकर्स को मारना चाह रहा है ताकि बच्चों को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई भी जिंदा ना बच सके। आंद्रे की इस प्लान से फिलिप सहमत होता है, लेकिन जनरल उसके इस प्लान को रिजेक्ट कर देता है। जनरल उसे बताता है कि जब वो हाईजैकर्स को गोली मारेंगे तो सोमाली बॉर्डर को लगेगा कि हम लोग उन पर हमला कर रहे हैं और वो लोग भी हम पर जवाबी हमला करना शुरू कर देंगे। जनरल के कहने का मतलब होता है कि जब वे लोग जवाबी हमला करेंगे तो हमें भी वापस उनसे लड़ना पड़ेगा, जिससे इस गोलाबारी में बच्चे अनसेफ हो जाएंगे। आंद्रे जनरल को समझाने की बहुत कोशिश करता है और उसे पूरा भरोसा दिलाता है कि उसकी टीम बच्चों को सेफली वापस लेकर आएगी। आंद्रे जनरल को यह भी बताता है कि उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है। इसके बाद आंद्रे अपनी पूरी टीम को इकट्ठा करता है और अपने प्लान के बारे में उन्हें बताता है। वो उन्हें बताता है कि वो लोग दोनों बॉर्डर के बीच में ऐसी सेफ जगह पे चले जाएंगे जहां से उन्हें हाईजैकर्स देख नहीं पाएंगे और वो वहां अपना पोजीशन ले लेंगे। फिर वो लोग सभी हाईजैकर्स को एक साथ मार डालेंगे और बच्चों को बचा लेंगे। इसके बाद वे सभी अपने हथियार को लोड करते हैं और अगले दिन के मिशन के लिए तैयार हो जाते हैं। अब आंद्रे को मिशेल का फोन आता है जो उसे बताती है कि वो लोग वहां पर अपना पोजीशन बनाए रखें और जब तक उन्हें ऑर्डर नहीं दिया जाता है तब तक गोली ना चलाएं। मिशेल की इस बात को सुनकर आंद्रे और जनरल बहुत नाराज होते हैं।
अगले दिन आंद्रे और उसकी टीम उस जगह पर जाते हैं और हाईजैकर्स को पता चले बिना पोजीशन ले लेते हैं। वे सभी एक हाईजैकर्स को गोली मारने के लिए चुनते हैं क्योंकि उन्हें एक ही समय में ऐसा करना था। वह सभी गोली चलाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन तभी जेन एक हाईजैकर्स के सामने आ जाती है, जिससे उनमें से कोई भी गोली नहीं चलाता क्योंकि उन सभी को एक ही समय में गोली चलाना होता है। दूसरे अटेम्प्ट में उनके पास सभी हाईजैकर्स के क्लियर शॉट होते हैं, लेकिन जब आंद्रे जनरल से गोली चलाने के लिए परमिशन मांगता है तो जनरल उसे बताता है कि अभी तक उन्हें गोली चलाने का ऑर्डर नहीं मिला है। आंद्रे कई बार जनरल से गोली चलाने के बारे में पूछता है, लेकिन जनरल का जवाब हमेशा एक ही होता है। आंद्रे और उसकी टीम कुछ देर तक ऐसे ही पोजीशन लेकर पड़े होते हैं, लेकिन गर्म तापमान होने के कारण उनकी हालत धीरे धीरे खराब होने लगती है। अब एक हाईजैकर्स हमेशा बस के अंदर ही रहता है, जिसके कारण अब वो गोली नहीं चला सकते थे। कुछ देर के बाद उन्हें ऑर्डर मिलता है कि वो बच्चों के लिए कुछ खाना भेजने वाले हैं और इस बीच वो टीम को आराम करने के लिए कहते हैं। इसके बाद जब आंद्रे की टीम आराम कर रही होती है तभी आंद्रे सोमालिया के बॉर्डर पर कुछ लोगों को हथियार के साथ देखता है। आंद्रे जनरल से इस बारे में पूछता है, लेकिन जनरल उसे साफ साफ मना कर देता है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। थोड़ी देर के बाद बस के पास एक अफसर जाता है और बच्चों को खाना देता है। तभी एक बच्ची उस अफसर के पीछे छिप जाती है और मामला धीरे धीरे बिगड़ने लगता है, जिससे बरखाद उस अफसर को गोली मार देता है। ये सब देखकर आंद्रे वापस जाता है और जनरल से कहता है कि वास्तव में उन्हें बच्चों को मारने से पहले हमें कुछ करना होगा। जिसके बाद जनरल आंद्रे से पूछता है कि उसकी टीम वहाँ पर कितने देर तक रह सकती है। आंद्रे उसे बताता है कि वे लोग वहाँ पर कुछ और घंटे तक ही रह सकते हैं। दूसरी तरफ जेन बरखात से रिक्वेस्ट करती है कि कम से कम वो घायल हुए लड़के को वहाँ से जाने दे, नहीं तो इन्फेक्शन की वजह से उसकी मौत हो सकती है। जेन और बरखात आपस में बात ही कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर सोमालिया से एक आदमी आता है और बरखात से बात करता है। उनकी इस पूरी बातचीत को जेन भी सुनती है। उधर आंद्रे जनरल से पूछता है कि क्या बस में टीचर किसी भी तरह उनकी हेल्प कर सकती है या नहीं। तभी अचानक वहाँ पर जेन घायल लड़की के साथ आ जाती है और कहती है कि उसे तत्काल मेडिकल एड की जरूरत है। अब वे लोग जेन से हाईजैकर्स और उसके पास मौजूद हथियार के बारे में पूछते हैं। जेन उन्हें हाईजैकर्स के बारे में सभी जानकारी बताती है और कहती है कि वो लोग बच्चों को वहाँ से निकालने के लिए एक दूसरी बस लेकर आने वाले हैं। आंद्रे जेन से कहता है कि जब वे हाईजैकर्स को शूट करेंगे तो बस में बच्चों को शांत रखें ताकि शूट करते समय बच्चे रास्ते में ना आए। जेन जब ये सुनती है तो आंद्रे से कहती है कि ऐसा करना लगभग इम्पॉसिबल है क्योंकि पहले ही इतना सब होने के कारण बच्चे बहुत घबरा गए हैं। इसके बाद वह सभी बच्चों को शांत रखने के लिए एक प्लान बनाते हैं, जिसमें वो डिसाइड करते हैं कि बच्चों को पीने वाले पानी में दवा डाल देंगे ताकि शूटिंग के दौरान बच्चों को नींद आ जाए। अब आंद्रे फिलिप को भी अपनी टीम में ले लेता है और वे सभी फिर से अपना अपना पोजीशन ले लेते हैं। थोड़ी देर के बाद वे सभी देखते हैं कि वहाँ पर एक और बस आ रही है, जिसके बाद आंद्रे जनरल से कांटेक्ट करता है और कहता है कि बस यहीं आ रही है और थोड़ी देर बाद रात होने वाली है। अगर उन्हें कुछ करना है तो अभी करना होगा। जनरल आंद्रे से एक बार फिर वही बात कहता है कि उसके पास गोली चलाने के ऑर्डर नहीं है। जिसके बाद आंद्रे अपनी टीम से कहता है कि अभी भी उन्हें शूटिंग करने की परमिशन नहीं मिली है। इसके बाद भी वे सभी गोली चलाने के लिए आपस में ही डिसाइड करते हैं और एक ही समय पर एक साथ शूट करते हैं। उनका प्लान कामयाब हो जाता है और सभी हाईजैकर्स सर में गोली लगने की वजह से मारे जाते हैं। गोली चलने की वजह से सोमालिया आर्मी को पता चल जाता है कि किसी ने फायरिंग की है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है कि गोली किसने और कहां से चलाई है। हाईजैकर्स ग्रुप का एक मेंबर सोमालियन लोगों के ही साथ था, जो बस के अंदर जाता है और देखता है कि उसके सभी साथी मारे जा चुके हैं। वो बस में मौजूद सभी बच्चों को मारने ही वाला होता है कि तभी आंद्रे की टीम द्वारा उसे भी मार दिया जाता है। उधर सोमालियन आर्मी अब ये पता लगा लेती कि गोलियां कहां से चल रही हैं। इसके बाद वे लोग आंद्रे की टीम पर फायरिंग करने लगते हैं। वे सभी एक दूसरे पर फायरिंग करने लगते हैं, जबकि 3 आदमी बच्चों को बचाने के लिए बस की तरफ आगे बढ़ते हैं। जेन सभी बच्चों को नीचे उतरने के लिए कहती है और साथ ही वो भी कुछ सोमालियन लोगों को गोली मारती है। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर फ्रांसीसी आर्मी आ जाती है और एक्शन से भरपूर सीन के बाद बच्चों को बचा लिया जाता है। कुछ सैनिक घायल होते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि सभी बच्चे सुरक्षित और स्वस्थ हैं। लेकिन जॉर्ज जब नीचे देखता है तो एक बच्चे को गोली लगी होती है, जो उनके सामने ही अपना दम तोड़ देती है। ये देखकर सभी लोग बहुत दुखी हो जाते हैं और बाकी के बच्चे अपने फैमिली से मिल जाते हैं। और इसी के साथ इस मूवी की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।